मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज जो बात है चर्चा की, ये है कि जो हम डीएपी खाद प्रयोग करते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट खाद, ये एक बहुत अच्छी खाद है, लेकिन इसके प्रयोग में हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो हमें इस खाद का लाभ नहीं मिल पाता है। हम ये खाद डालते हैं, फसल को खाद नहीं पहुंच पाती, जड़ तक नहीं मिल पाती है, और उसका असर जब नहीं आता है तो हम इसकी या तो मात्रा बढ़ा देते हैं या हम दूसरी प्रकार की खादें प्रयोग करते हैं या कोई दूसरी चीजें डालते हैं जिसका कोई भी असर नहीं आता है और खेती का खर्चा बढ़ता है। तो हम शुरू से ही ऐसी सावधानियां रखें, ऐसे प्रयास करें ताकि जो भी हम खाद डाल रहे हैं वो पूरी की पूरी फसल को मिले, अधिकतम उसका लाभ मिल सके। तो डीएपी में हमें क्या खास बात का ध्यान रखना है, आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। देखिए, डीएपी के अंदर दो तत्व हैं, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। ये डाई के नाम से बड़ी फेमस है और इसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है, जिसको हम P2O5 के रूप में लिखते हैं। तो ये खाद में जो उर्वरक में फास्फोरस लिखने का जो ढंग होता है वो P2O5 है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के रूप में होता है। तो इतना बहुत अधिक तत्व देती है ये दो तत्व। अगर परसेंटेज देखें 18 और 46%, बहुत ज्यादा मात्रा में देती है। बहुत अच्छी खाद है, रिस्पॉन्स भी इसका बहुत अच्छा आता है। लेकिन जो सबसे पहला हमें ध्यान रखना है कि ऐसी मिट्टी जिसकी पीएच बहुत ज्यादा जा रही है, 7.5 से ज्यादा जा रही है, 8 हो रही है, 8.5 हो रही है, ऐसी मिट्टी में हमें नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए। कोई दूसरा उर्वरक हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम के रूप में है। तो जब मिट्टी की पीएच ज्यादा होती है तो अमोनियम आयन अमोनिया गैस में बदल जाता है। तो जब डीएपी पानी में घुलती है तो ये अमोनियम में और फास्फेट आयन में टूटती है। तो अगर मिट्टी की पीएच ज्यादा जा रही है, 8 है, 8.5 है, तो ऐसी स्थिति में अमोनियम आयन जो खाद से निकला था, जो फर्टिलाइजर से निकला था, वो गैस में बदल जाता है और वो वायुमंडल में चला जाता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन का नुकसान होता है। तो जिन मिट्टी की पीएच बहुत ज्यादा हो रही हो वहां इसको अवॉइड करना चाहिए, वहां इसको डालने से बचना चाहिए। अगर हमको यही खाद डालनी है तो फिर हम शाम के समय डालें और मिट्टी में अच्छी तरह से इसको नीचे मिला दें, ऊपर सतह पे ना रहे, सरफेस पे ना रहे। अगर भूमि के ऊपर रहेगी, मिट्टी के ऊपर रहेगी, तो इसका नुकसान ज्यादा होगा। तो पहला तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम एसएसपी का प्रयोग कर लें या दूसरी फास्फोरस वाली खाद का प्रयोग कर लें, इसका प्रयोग ना करें। और अगर इसका ही प्रयोग करना है तो तेज धूप जब हो रही हो तब इसका प्रयोग नहीं करना है, बहुत ज्यादा नमी है तब इसका प्रयोग नहीं करना है, और ऊपर जमीन के ऊपर ना रहे। तो तीन स्थिति में अमोनिया गैस ज्यादा बनती है, मिट्टी की पीएच ज्यादा हो रही हो, तापमान ज्यादा हो रहा हो, नमी बहुत ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में अमोनिया गैस ज्यादा बनेगी। तो इनसे बचना चाहिए, इन स्थितियों से, और तब हम अमोनिया गैस का जो वोलेटिलाइजेशन लॉस होता है इसको हम कम कर सकते हैं। तो पहला हमें विशेष ध्यान यही रखना है। दूसरा, इसका जो देने का जो सही समय है, देखिए कोई भी फास्फोरस वाली खाद है या पोटाश वाली खाद है, वो पूरी की पूरी 100% खाद हमको बुआई के समय देनी चाहिए। तो इसका जो देने का सही समय है वो बुआई के समय ही आप दीजिए। खड़ी फसल में आप इसको देंगे तो इसका जो फास्फोरस है वो ऊपर ही रह जाएगा मिट्टी के, और अमोनियम पानी में घुल के नीचे पहुंचेगा। तो डीएपी में ये समस्या रहती है कि इसके अंदर जो फास्फोरस है, और ये फास्फोरस मिट्टी के अंदर चल नहीं पाता है, जहां डालते हैं वहीं पड़ा रहता है। अगर मिट्टी के ऊपर डालेंगे और फिर सिंचाई भी हम करते हैं तो थोड़ा बहुत ही फास्फोरस नीचे तक जाता है, बहुत ज्यादा नहीं जा पाता। तो जो अमोनियम है वो तो पानी में घुल के चला जाएगा जड़ तक, लेकिन फास्फोरस थोड़ा ही पहुंच पाएगा। तो जो हम फास्फोरस का लाभ लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो बहुत से किसान 20 दिन बाद बुआई के, 25 दिन बाद, 30 दिन बाद डीएपी डालते हैं, वो हमें नहीं डालना चाहिए। सारा का सारा हमें बुआई के समय देना चाहिए ताकि फसल को पूरा मिल सके। कोई भी फास्फोरस वाली खाद है, चाहे डीएपी है, एसएसपी है, एनपीके है, कोई भी खाद है, इस तरह से पोटाश वाली कोई भी खाद है, एमओपी है या एसओपी है जिसमें पोटेशियम है, वो सारा का सारा 100% हमको बुआई के समय ही देना चाहिए। तो यहाँ भी डीएपी आप सारा का सारा बुआई के समय दें। ये ना करें कि आप बुआई के 10 दिन बाद या 25 दिन बाद डाल रहे हैं, तो फास्फोरस मिट्टी के ऊपर ही फंसा रह जाएगा और नीचे जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा, उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तीसरा, आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आप इसकी दो खादों को, डीएपी को और जिंक सल्फेट को, आपस में ना मिलाएं। जो सल्फेट वाला जिंक आता है 21% वाला, 33% वाला, इन दोनों को आपस में कभी नहीं मिलाना चाहिए। इस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूं, पहले भी आपको बता चुका हूं। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं, जिंक फास्फेट बन जाता है, जो पानी में बहुत कम घुलता है, और जब कम घुलता है तो पौधे को नहीं मिल पाता है। तो जैसे हम यूरिया के और डीएपी को आपस में मिला के खेत में डाल देते हैं, इस तरह से आपको जिंक सल्फेट की मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए।
अगर चिलेट वाला जिंक है तो आप उसको मिक्स कर सकते हैं डीएपी के साथ। जैसे ईडीटीए जिंक आता है 12% वाला, आप उसको मिला सकते हैं। लेकिन जो सल्फेट वाला जिंक है 21% वाला, 33% वाला, आप उसको बिल्कुल भी मिक्स मत करिए। अगर ऐसा करेंगे तो ना तो जिंक पौधे को मिल पाएगा, ना फास्फोरस मिल पाएगा, और दोनों ही खादों की वेस्टेज होगी एक तरह से। तो ये डालने के बाद भी फसल को नहीं मिल पाएगी। तो जिंक सल्फेट को बिल्कुल फास्फोरस वाली खाद के साथ मिक्सचर करके, जैसे कि हम एक दूसरे खाद में मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, फिर डालते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चिलेट वाला जिंक है उसको आप मिला करके डाल सकते हैं। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीएपी की बहुत ज्यादा मात्रा नहीं देनी चाहिए। जनरली देखिए फास्फोरस की जो आवश्यकता होती है वो 1 एकड़ में 24 किलोग्राम की होती है। तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग 50 किलोग्राम डीएपी पर्याप्त होता है। तो 1 एकड़ में 1 बैग डीएपी पर्याप्त होता है, सामान्य फसलों की पूर्ति इससे हो जाती है। तो जितनी हमारी धान है या मक्का है, गेहूं है, ये इसमें 1 एकड़ में 1 बैग मतलब 50 किलोग्राम डीएपी पर्याप्त है। इससे ज्यादा आप डालेंगे तो होगा क्या कि ज्यादा फास्फोरस जब जमीन के अंदर जाएगा तो जिंक के साथ रिएक्शन करेगा, तो जिंक उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इस तरह से आयरन के साथ ये रिएक्शन करता है फास्फोरस, वो फिर ये आयरन जो बनेगा, आयरन और फास्फोरस जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो इनसॉल्युबल हो जाएगा। जिंक के साथ भी इनसॉल्युबल होता ही है, आयरन के साथ हो जाता है, कैल्शियम के साथ हो जाता है, एल्युमिनियम के साथ हो जाता है। तो एल्युमिनियम फास्फेट बनता है, वो इनसॉल्युबल होता है। कैल्शियम फास्फेट ये भी पानी में नहीं घुलता है। फेरस फास्फेट बनता है, ये भी पानी में नहीं घुलता है। जिंक फास्फेट बनता है, ये भी पानी में नहीं घुलता है। तो खास तौर से अगर आप बहुत ज्यादा देंगे तो हमारे खेत में जिंक की जो हमने जिंक डाला है वो इसके साथ मिलने लगेगा, तो उपलब्ध नहीं हो पाएगा। आयरन है वो भी इसके साथ नहीं मिल पाएगा, कैल्शियम है वो भी इसके साथ मिल जाएगा, तो एल्युमिनियम है वो भी इसके साथ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब कि जो कंपाउंड आता है पानी में नहीं घुल पाता है। तो ज्यादा फास्फोरस देंगे तो जो जिंक वाली खाद है वो उससे फिर जिंक पौधों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जिंक वाली खाद इसके साथ रिएक्शन करने लगेगी ज्यादा फास्फोरस के साथ। इसी तरह से आयरन की कमी आने लगेगी। एफई मतलब आयरन लोहा है, ये लोहे की कमी फसल में आती है। तो जिंक और लोहे की कमी देखी जाती है कि अगर बहुत ज्यादा फास्फोरस हम मिट्टी के अंदर डालते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं डालना है, एक तो खर्चा बढ़ेगा और कोई भी उसका फायदा नहीं होगा। तो ये नुकसान हो जाता है कि जिंक, आयरन, कैल्शियम ये तत्व नहीं मिल पाते हैं। और जो पांचवा पॉइंट है जो हमें बहुत ध्यान रखना है, वो देने का तरीका क्या है। जनरली किसान भाई क्या करते हैं, खाद को पूरे खेत में छिड़क देते हैं, जैसे यूरिया है उसको छिड़क देते हैं। लेकिन फास्फोरस वाली खाद को हमें छिड़कना नहीं चाहिए, क्योंकि मिट्टी के कणों में जब ये आता है तो ये कैल्शियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ, इन सब के साथ क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इनसॉल्युबल हो जाता है, जैसे मैंने आपको लिखा है। तो जो अधिक मिट्टी वाली जिसमें कैल्शियम ज्यादा है वो कैल्शियम के साथ कर लेगा, एल्युमिनियम ज्यादा है तो एल्युमिनियम के साथ कर लेगा। तो मिट्टी के जितने ज्यादा संपर्क में आएगा, मिट्टी के कणों के जितने ज्यादा संपर्क में आएगा, ये उतना ही ज्यादा रिएक्शन करेगा। फास्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत क्रियाशील होता है, तो बहुत जल्दी मिट्टी के अंदर अघुलनशील कंपाउंड बना लेता है, पदार्थ बना लेता है जो पानी में घुलते नहीं है। तो जितना अगर आप इसकी ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, छिड़काव विधि से देंगे, छिड़का विधि से देंगे, तो फास्फोरस का फिक्स होने का उतना ही संभावना ज्यादा होती है। तो मिट्टी के अंदर ही फिक्स होता चला जाएगा और जहां डालेंगे वहीं पड़ा रहेगा, पौधों की जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा और अघुलनशील पदार्थ बनाएगा। तो इसलिए हमको जहां बीज बोना है वही फास्फोरस वाली खाद देनी चाहिए। मान लीजिए हम मक्का बो रहे हैं 2 फीट की दूरी पे, ये मक्का के लिए हमने लाइन खोली और एक लाइन हमने मक्का की ये खोली, तीसरी लाइन हमने मक्का की ये खोली। तो इसी के अंदर हमें फास्फोरस देना चाहिए। ये मान लीजिए ये हमारी 60 सेंटीमीटर की जगह है जिसमें हम मक्का बो रहे हैं, ये 60 सेंटीमीटर है। तो ये जो 2 फुट की जगह है, ये जहां बीज बो रहे हैं, यहीं पे ही हमें ये फास्फोरस वाली खाद डीएपी हमें देना चाहिए, यहीं डालना चाहिए, ताकि ये बीच में ना आए। अगर ये बीच में आएगा तो एक तो जड़ें यहां तक पहुंचेंगी नहीं, दूसरा फास्फोरस में फिक्स हो जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां जिस हम लाइन में बीज डाल रहे हैं वहीं हम इस फास्फोरस को हम डालें, ताकि इसका ज्यादा ज्यादा लाभ मिले, या ठीक इसके बगल में डालें। तो सीड ड्रिल में ये रहता है कि ये बीज के साथ पड़ती है खाद तो बगल में पड़ जाएगी, या तो ठीक बगल में आ जाए या इसके साथ रहे। लेकिन जो आपका ट्रांसप्लांटेड राइस है, जिसमें हम पानी भर के, पडलिंग भर के धान की रोपाई करते हैं, वहां ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो फिर हमको वहां छिड़कना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति जब संभव ना हो पाए कि हम पंक्ति में ना दे पाए, लाइन टू लाइन ना दे पाए, जैसे कि मैंने आपको एक केस बताया रोपाई वाला धान, तो वहां फिर हमको छिड़का विधि से देना पड़ेगा। तो वहां ऐसी स्थिति में भी फास्फोरस की उपलब्धता कम हो जाती है।
तो ये अगर हम उपाय अपनाते हैं, ये सावधानी हम रखते हैं, तो डीएपी का हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमको ध्यान रखना है कि डीएपी के साथ क्या क्या सावधानी बरतनी है। अधिक पीएच वाली मिट्टी में अमोनिया गैस ज्यादा बनेगी, उसको हमें नहीं करना है, नहीं देना है, बचना है। अगर देना भी है तो शाम के समय दीजिए, मिट्टी में मिला दीजिए, ऊपर ना पड़ा रहे। और बुआई के समय ही इसकी पूरी मात्रा दीजिए, जहां बीज डाल रहे हैं वहीं दीजिए। बहुत ज्यादा मात्रा नहीं देनी है। 1 एकड़ में 1 बैग मतलब 50 किलोग्राम डीएपी पर्याप्त हो जाता है सामान्य फसलों के लिए। और जिंक सल्फेट जो खाद है उसके साथ फिजिकल मिक्सचर नहीं बनाना कि दोनों खादों को आपस में मिलाकर के नहीं डालना, अलग अलग डालना, अलग अलग समय पर डालना है, ताकि फास्फोरस भी उपलब्ध हो जाए और जिंक भी उपलब्ध हो जाए। लेकिन अगर चिलेट वाला जिंक है तो आप उसको डीएपी के साथ मिला करके दे सकते हैं। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि हमें डीएपी के प्रयोग में क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए ताकि हमें उसका पूरा लाभ मिल सके। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।